हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके हब ऑफ एजुकेशन में। मैं संतोष कुमार। और जैसा कि हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था। और फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में जो था हमने वो 3 टॉपिक्स किए थे, जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट, महाशक्तियों का छोटे देशों से संबंध और एनपीटी तथा एलटीबीटी। ये 2 टॉपिक रह रहे थे हमारे, एक गुटनिरपेक्षता का और दूसरा नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है ये। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारे रह रहे थे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक गुटनिरपेक्षता को, दूसरा नई आर्थिक व्यवस्था को, एक इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आई होप विजुअल होगा आपको। देखिए क्या है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको हम नियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका जन्म यानी कि जन्म का मतलब है इसकी शुरुआत होती है 1972 में। और ये किस सम्मेलन में होता है? तो एक सम्मेलन का आयोजन होता है 1972 में, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और ये जो सम्मेलन होता है बेसिकली उन देशों के लिए होता है, ठीक है, जो अनडेवलप्ड कंट्री है, मीन्स कह सकते हैं थर्ड जो वर्ल्ड है, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनके लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो ये सम्मेलन था यूएनओ का, ठीक है, उसमें इस सम्मेलन को हम क्या क्या नाम देते हैं? इस सम्मेलन को नाम देते हैं हम अंकायट। अंकायट का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संगठन कह सकते हैं या कार्यक्रम कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो ये सम्मेलन हुआ तो इसमें एक पुस्तक जो है उसका शीर्षक प्रस्तुत किया गया एक रिपोर्ट में, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। न्यू ट्रेड पॉलिसी यानी कि जो न्यू ट्रेड का मतलब है कि एक व्यापार के लिए एक पॉलिसी बनाई गई, ठीक है, ताकि उसके माध्यम से डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो देखिए ये जो रिपोर्ट आई थी ये क्या थी कि वैश्विक प्रणाली में प्रस्ताव किया गया था। यानी कि वैश्विक प्रणाली का मतलब है कि पूरे विश्व के अंदर जो व्यापार प्रणाली थी उसके तहत इस प्रस्ताव को लाया गया था। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि अगर ये इसके तहत जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है आपकी, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को यानी तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको इसका काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया गया था। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बातें क्या थी? जिसमें से पहली बात जो है वो है हमारी अल्पविकसित देशों को अपने प्राकृतिक संसाधन पर नियंत्रण, यानी ये बोला गया कि जो अल्पविकसित देश हैं उनका अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा, जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। यानी कि इस जो सम्मेलन था ये, इसमें ये बोला गया कि जो अनडेवलप्ड कंट्री है इनके पास क्या है कि प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में होता है। क्या बोला गया कि जो अल्पविकसित देश हैं इनके पास जो प्राकृतिक संसाधन होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, लेकिन वो उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो इनका दोहन करते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये बोला गया कि अगर ये अपने प्राकृतिक संसाधनों का खुद प्रयोग करें और उस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग कर एक उचित प्रोडक्ट बनाए, उचित उत्पादन करे, तो इससे इनका विकास हो सकता है। ठीक है, देखो उसके बाद क्या बोला गया, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसका, जो सेकंड पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट वो बताया गया कि जो अल्पविकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। यानी कि ये बोला गया कि अगर देशों जो अल्पविकसित देश हैं ये प्राकृतिक संसाधन पर अपना नियंत्रण प्राप्त कर लें, तो इससे क्या होगा, ये पश्चिमी के देशों पर जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन सी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये क्या कर पाएंगे, अपने सामान को वहाँ के बाज़ारों में बेच पाएंगे। अब देखो सामानों को जब हम बाज़ारों में बेचेंगे या विदेशी जो देश हैं वहाँ पे बेचेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमें
फ़ायदा होगा और उस फ़ायदे से क्या कर सकते हैं हम, अपनी जो गरीबी है देश की वो ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, यानी कि ये भी होगा कि जो पश्चिमी देशों से जो तकनीक मंगाई जाएगी, ठीक है, उसकी लागत भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पश्चिम के जो देश हैं वो हमारी सहायता करेंगे। किस लिए सहायता करेंगे? क्योंकि हम उनको जो पहले रॉ मटेरियल्स दे देते थे, अब वो जो कच्चा माल है वो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हमारा देश जो भी अल्पविकसित देश हैं जब डेवलप्ड करने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था में भूमिका भी बढ़ेगी। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बनाए गए हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संगठन बनाए गए हैं, उनमें इनकी भूमिका जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होगी, वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो ये 4 बातें बेसिकली इसमें बताई गई हैं। कौन कौन सी? तो देखिए 4 बातें कौन सी बताई गई हैं कि ये अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रखेंगे ताकि ये पश्चिमी के बाज़ारों तक पहुंच सके, ताकि इनको आसानी से तकनीक मिल सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका बढ़ सके। ठीक है, तो इसीलिए जो नियो है उसका गठन किया गया था। तो ये था आपका नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 6 नंबर में एग्ज़ाम में आता रहा है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। देखो ये बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़ करता है कि ये जो प्रासंगिकता है वो होती क्या है। अब सिंपल अर्थों में बताता हूँ। जो प्रासंगिकता होती है उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है इसका मतलब? महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या होता है? महत्वपूर्ण। अगर आपने ये वर्ड याद रख लिया कि जब भी आपसे प्रासंगिकता की बात की जाए तो आपको इतना याद रखना है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा रही है कब? वर्तमान समय में। कब? वर्तमान समय में। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा रही है वर्तमान समय, पहले नहीं, वर्तमान समय में, कि आज के समय में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है या नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड अगर कहीं भी दिखता है प्रासंगिकता, तो आपको ये याद रखना है कि महत्वपूर्ण होता है इसका मतलब, और ये वर्तमान समय की बात की जाती है कि वर्तमान समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं जो गुटनिरपेक्षता है इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखो गुटनिरपेक्षता का मतलब बता देता हूँ। गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है 2 गुटों से अलग रहना, और ये 2 गुट कौन से थे? तो यूएसए और यूएसएसआर। इन 2 गुटों से अलग रहने के लिए ही गुटनिरपेक्षता को बनाया गया था। ठीक है, देखो क्या हुआ, अब इसकी प्रासंगिकता क्यों इम्पोर्टेंस मानी जाने लगी। क्या हुआ कि आपका जो 2 गुट थे, 2 गुट में से एक गुट जो आपका यूएसएसआर था, ठीक है, ये 1991 में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये 1991 में ख़त्म हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। ठीक है, तो इसके विघटन के बाद ये कहा जाने लगा कि जब जो एक ग्रुप रहा ही नहीं तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, क्यों हम गुटनिरपेक्षता को रखना चाहते हैं? क्योंकि गुटनिरपेक्षता जो था वो किस लिए बना था? 2 गुटों से अलग रहने के लिए। ठीक है, तो अब एक गुट रहा ही नहीं, यानी यूएसएसआर रहा ही नहीं, तो आज इसकी इम्पोर्टेंस क्यों देखने को मिलती है। लेकिन जो गुटनिरपेक्षता के जो देश थे, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं, इसकी आज भी हमें ज़रूरत है। और वो क्यों है? तो देखिए क्यों है। 1992 में इंडोनेशिया में इसका 10वां शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें अधिकतर सदस्यों ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन को जारी रखने पर बल दिया और इसके उद्देश्य में परिवर्तन की बात कही। यानी कि 1992, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जस्ट उसके 1 वर्ष बाद इंडोनेशिया में गुटनिरपेक्षता का 10वां सम्मेलन होता है, और उसमें जो गुटनिरपेक्षता के ज़्यादातर जो देश थे, यानी ज़्यादातर जो सदस्य थे, उनका ये मानना था कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन चला आ रहा है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, लेकिन इसके उद्देश्य में बदलाव की बात भी की गई। यानी कि जो पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे गुटनिरपेक्षता के, उसमें परिवर्तन की बात भी की गई। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि जो नवोदित राष्ट्र का संगठन होने के कारण इसकी प्रासंगिकता अभी भी है। इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास भी परस्पर सहयोग पर निर्भर है। यानी ये बोला गया कि जो गुटनिरपेक्षता था ये किसका राष्ट्र था? नवोदित राष्ट्रों का संगठन था। मीन जो नए राष्ट्र आज़ाद हुए थे, ठीक है, लंबे वर्षों की गुलामी के बाद,
उनका ही एक संगठन था गुटनिरपेक्षता, और इसीलिए कहा गया कि इसकी प्रासंगिकता अभी भी है। क्यों? क्योंकि इनका आर्थिक विकास और इनका राजनीतिक विकास एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। क्या बताया गया कि जो इनका आर्थिक विकास है, ठीक है, इनका आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। अगर ये एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो देश हैं या जो निरपेक्षता के देश हैं वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी कहा गया कि वर्तमान में यानी कि जो 1991 में विघटन के बाद क्या हुआ, अमेरिका एकमात्र शक्ति बच गई। कौन सी शक्ति बच गई? अमेरिका एक महाशक्ति बच गई थी। ठीक है, तो ये बोला गया कि अगर अमेरिका के प्रभाव से मुक्त रहना है तो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का आपसी सहयोग बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये बोला गया कि अगर हमें अमेरिका के प्रभाव से बचना है, किसको? जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है या जो नेम के मेंबर है, नेम यानी कि गुटनिरपेक्ष जो मूवमेंट है उसके मेंबर हैं, तो इनको अमेरिका से बचने के लिए नेम का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है इसकी प्रासंगिकता का। तो ये बोला गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे पूंजीवादी देशों से उनकी रक्षा के लिए आवश्यक है। यानी कि ये बोला गया कि अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन जारी रहा तो इससे क्या है, केवल वो अमेरिका से ही नहीं बल्कि जो यूरोप के देश हैं या जापान के जो पूंजीवादी देश हैं उनसे भी इनकी रक्षा करेगा। ठीक है, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से निशस्त्रीकरण की आवाज़ उठाई जा रही है जो गुटनिरपेक्ष देशों को सुरक्षा प्रदान करती है। और ये भी बात सही है कि आज पूरे विश्व के अंदर सभी देश जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार, कौन से परमाणु हथियारों को तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। और इस स्थिति में अगर निशस्त्रीकरण के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। इससे क्या है कि कई देश ऐसे भी हैं जो छोटे देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं कर सकते या ज़्यादा हथियार नहीं रख सकते, तो उनको इसका खतरा ना हो इसीलिए ये कंटिन्यू इसकी आवाज़ उठाते रहे हैं। और इसीलिए आज भी गुटनिरपेक्षता बहुत ही ज़रूरी हो चुका है। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट देखिए इसका क्या है। अधिकतर गुटनिरपेक्ष देश विकासशील और अविकसित हैं। सभी की आर्थिक समस्याएं समान हैं। आपसी सहयोग से ही आर्थिक उन्नति की जा सकती है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है आपको कि जो गुटनिरपेक्ष है आपका नेम, ठीक है, कौन सा जो नेम है आपका, इस नेम के अंतर्गत ज़्यादातर देश कौन से हैं, या तो वो विकासशील हैं या तो फिर वो अविकसित हैं। यानी या तो वो डेवलप कर रहे हैं अभी धीरे धीरे या तो उनका विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। और एक और खासियत है इनकी कि इनमें आर्थिक समस्याएं सभी में समान है। सभी जगह गरीबी, बेरोज़गारी, ठीक है, क्या क्या गरीबी हो गई, बेरोज़गारी, भुखमरी, ठीक है, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिलती है। और इनका मानना है कि अगर हमें इस आर्थिक गरीबी या आर्थिक बेरोज़गारी से निजात पाना है या इन समस्याओं का समाधान करना है तो गुटनिरपेक्ष देशों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सकें और इन साझी समस्याओं या जो समान समस्याएं हैं उसका समाधान कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता कि आज के समय में भी जो गुटनिरपेक्षता है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट और इसके डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक है, वहां से आप जाकर इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।